तो आज की हेडलाइन सुनकर आप चौंक जाएंगी। महाराष्ट्र की राजनीति में वो धमाका जिसने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये उनका गेम ओवर है या फिर कोई बड़ा प्लान बाकी है। आज हम आपको बताएंगे वो कहानी जो अब तक किसी ने नहीं बताई, और सबसे खास देवेंद्र फडणवीस ने अपना वो बदला कैसे पूरा किया जिसकी तैयारी 4 साल से चल रही थी। सोचिए, एक वफादार सिपाही जो कभी अपने बॉस के लिए जान देने को तैयार था, आज उसी बॉस की कुर्सी हिला रहा है। क्या आपको लगता है कि राजनीति में दोस्त और दुश्मन स्थायी होते हैं? गलत। यहाँ तो बस मौका और फायदा चलता है। और आज हम बात करेंगे उसी मौके की जिसे फडणवीस ने सोने की तरह इस्तेमाल किया। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे को पता है कि उनकी ही सेना का एक बड़ा हिस्सा अब फडणवीस के साथ खड़ा है? चलिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जुलाई 2022 जब शिवसेना में पहली दरार आई थी, एकनाथ शिंदे गुजरात के होटल में डटे हुए थे और उद्धव ठाकरे ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को 40 विधायकों की रखवाली करने का जिम्मा सौंपा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात, उसी भरोसेमंद ने पल भर में करवट बदली और ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार 7 विधायकों को फडणवीस को सौंप दिया। ये थी चालबाजी का पहला एक्ट। और आज 2026 में वही आदमी एनडीए में शामिल होकर उद्धव का पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क बेनकाब करने वाला है। सोचिए, जब आपके अपने ही विश्वास पात्र आपके खिलाफ हो जाएं तो क्या बचता है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, सिर्फ एक विधायक या नेता नहीं बल्कि पूरी फाइनेंशियल चेन टूटने वाली है। आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के करीबी सीए जो पार्टी का पूरा खजाना संभालता था, वो आज अफ्रीका के किसी देश में ठिकाना बनाकर बैठा है। और उस सीए का नंबर, उसकी लोकेशन, उसके बैंक खातों की डिटेल, सब कुछ उस एक एमएलसी के पास है जो अगले कुछ दिनों में एनडीए में शामिल होने वाला है। ये एमएलसी वही है जिसका नाम अभी आप नहीं जानते, लेकिन हम आपको बता दें, इसके आने के बाद उद्धव ठाकरे के पास न तो पैसा बचेगा, न सियासी जमीन, न ही सहयोगी। ये वैसा ही है जैसे हमजा अली मजारी जो पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए काम करता था। वैसे ही ये एमएलसी अंदर बैठकर उद्धव की कमर तोड़ देगा। और सबसे मजेदार बात, जिस रात उद्धव ठाकरे टिश्यू पेपर से आंखें पोंछ रहे थे और कह रहे थे मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसी रात देवेंद्र फडणवीस अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे और कह रहे थे ठंडा सर्व करो, रिवेंज का स्वाद तब आता है जब दूसरा पूरी तरह नीचे हो। अब जरा सोचिए, अगर अगले 15 दिनों में ये एमएलसी आ गया और उसने उद्धव के ऑफशोर अकाउंट्स, चुनावी फंडिंग और 60 कांटों की पूरी लिस्ट पेश कर दी, तो क्या होगा? सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक विरासत भी जलकर खाक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, संजय राउत जो अब तक मुखपत्र की तरह काम कर रहे थे, उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि अब हर बयान के पीछे सबूत होंगे। लेकिन एक बात है, क्या आपको नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे ने खुद अपनी हार की नींव रखी? जब आप गठबंधन छोड़कर अकेले चलने का फैसला करते हैं, जब आप अपने सबसे करीबी लोगों को नजरअंदाज करते हैं, तो आपके साथ यही होता है। आज वो अकेले हैं, न तो कांग्रेस है, न शरद पवार, और न ही वो मित्र जो कभी उनके साथ खड़े थे। क्या ये सबक नहीं है कि राजनीति में अहंकार और विश्वासघात की कीमत बहुत बड़ी होती है? अब आप सोच रहे होंगे तो फिर आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले 30 दिन बहुत अहम है। जब वो एमएलसी आएगा, जब सीए की लोकेशन सामने आएगी, जब ईडी की नई चार्जशीट आएगी, तब शायद हम देखें कि उद्धव ठाकरे का गेम ओवर सच में ओवर हो गया। लेकिन अभी कुछ और बचा है। क्या बीजेपी के अंदर ही कोई बड़ा खेल खेलने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे इस पूरे ड्रामे में सिर्फ एक मोहरा है या कुछ और? तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी बात। आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे वापसी कर सकते हैं या ये उनका अंतिम अध्याय है? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाइए। तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पंजाब के खेतों में पला बड़ा एक लड़का फिल्मों का दीवाना हो गया था। कैसे बस की छत पर बैठकर घर लौटने वाला वही लड़का हीरो बनने का सपना देखने लगा था। लेकिन अब शुरू होने वाली थी उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा। एक ऐसी परीक्षा जिसमें भूख थी, बेबसी थी, जिम्मेदारियां थी और ऐसे फैसले थे जिनके लिए आज भी कुछ लोग उन्हें गलत ठहराते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब धर्मेंद्र ने हीरो बनने का फैसला लिया, तब वो सिर्फ एक नौजवान नहीं थे, वो शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे और उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां थीं। फिर भी उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी। पत्नी प्रकाश कौर, अपने बच्चों
और अपने माता पिता को पीछे छोड़कर वो उसी ट्रेन में बैठ गए जिसे शाहनेवाल स्टेशन पर खड़े होकर बचपन से देखा करते थे। गंतव्य था मुंबई, वो शहर जो सपने भी देता है और लोगों को तोड़ भी देता है। लेकिन बम्बई पहुंचते ही उनकी जिंदगी नहीं बदली। असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर टैलेंट हंट में अपनी तस्वीरें भेजी थी। विमल राय और गुरुदत्त जैसे दिग्गजों ने उन्हें पसंद भी किया। उन्हें बंदिनी के लिए चुन लिया गया। लेकिन फिल्म बनने में समय था और तब तक पेट भी भरना था, किराया भी देना था, जीना भी था। उन्होंने जुहू के पास एक छोटा सा कमरा लिया। सुबह निकलते, स्टूडियो के चक्कर लगाते, लोगों से मिलते, मुस्कुराते, उम्मीदें लेकर जाते और कई बार टूटा हुआ दिल लेकर लौट आते। इस संघर्ष में उनके साथ एक और संघर्षरत अभिनेता थे, हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, जिन्हें दुनिया आगे चलकर मनोज कुमार के नाम से जानने लगी। लेकिन दोस्तों, संघर्ष फिल्मों जैसा खूबसूरत नहीं होता। वो पेट में जलन पैदा करता है, आंखों से नींद छीन लेता है और कभी कभी इंसान की आत्मा तक को तोड़ देता है। धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया था कि ऐसे दिन भी आए जब उनके पास खाने के पैसे तक नहीं होते थे और फिर एक दिन भूख ने उन्हें उस हद तक पहुंचा दिया कि जिसे सुनकर शायद आप भी सन्न रह जाएंगी। वो इतने ज्यादा भूखे थे कि उन्होंने पाचन के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई की पूरी डिब्बी ही खा ली। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और जो बात कही उसने वहां मौजूद लोगों को झकझोर दिया। उन्होंने कहा, इन्हें दवाई की जरूरत नहीं है, इन्हें खाने की जरूरत है, इन्हें भरपेट खाना खिलाइए। सोचिए, जो इंसान आगे चलकर करोड़ों लोगों का सुपरस्टार बनने वाला था, एक वक्त ऐसा भी था जब उसकी सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ एक वक्त का खाना था। धीरे धीरे धर्मेंद्र टूटने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद ये शहर उनके लिए नहीं बना। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब गांव लौट जाना चाहिए। सूटकेस लगभग तैयार था, सपने हार मान चुके थे। लेकिन तभी किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। दोस्तों ने उन्हें समझाया, कुछ दिन और रुक जाओ, शायद कोई काम मिल जाए। इसी दौरान उन्हें पता चला कि अर्जुन हिंगोरानी एक फिल्म बना रहे हैं। धर्मेंद्र उनसे मिलने पहुंचे और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके साथ थी उस दौर की मशहूर अभिनेत्री कुमकुम। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन धर्मेंद्र के लिए ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये उनके सपनों की पहली सांस थी। अब संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, बस उसका स्वरूप बदल गया था। पहले संघर्ष काम पाने का था, अब अच्छा काम पाने का था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। विमल राय की बंदिनी, अनपढ़, पूजा के फूल, अनुपमा, बहारें फिर भी आएंगी। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि धर्मेंद्र सिर्फ खूबसूरत चेहरे वाले अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक शानदार कलाकार भी थे। लेकिन जिस फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी, जिसने उन्हें नई पहचान दी, वो थी फूल और पत्थर।